Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to start with chapter 13th of our spectrum, that is first phase of revolutionary activities 1907 to 1917. पहली बात तो हम इसे फर्स्ट फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दो फेजेस में आपको नजर आएगा. पहला फेज जो है वो फॉल आउट ऑफ बॉयकॉट मूवमेंट यानी स्वदेशी मूवमेंट के बाद हुआ, और सेकंड फेज हुआ आपके एनसीएम के बाद, जो कि है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ये बाय प्रोडक्ट था मिलिटेंट नेशनलिज्म का. कैसे, अब हम जानते हैं. पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई ओपन मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, अचानक से इसका डिक्लाइन होता है, बट इसमें बहुत सारी यूथ इन्वॉल्व थी. डिक्लाइन के बाद यूथ को समझ नहीं आता है कि वो अपने पॉलिटिकल एंगर या फिर पेट्रियोटिज्म को एक्सप्रेशन कैसे दें. ठीक है, उन्हें समझ नहीं आता है एवेन्यूज ऑफ एक्सप्रेशन, हाउ शुड दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स. सेकेंडली हमने पढ़ा था जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं उन्होंने सैक्रिफाइसेस के लिए कॉल किया था. उन्होंने बोलता है आप सैक्रिफाइसेस कीजिए, मासेस को बुलाया था, यूथ को बुलाया था. उन्होंने ये तो बोल दिया, बट दे फेल्ड टू क्रिएट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. ना ही वो न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल बता पाए. मतलब कि अब यूथ है और वो बाहर है और डिक्लाइन हो चुका है स्वदेशी मूवमेंट का, और उनके पास कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है कि उन्हें पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कैसे देना है अपने ग्रीवांसेस को. तो अब यूथ क्या करेगा. ठीक है, तो नेशनलिस्ट को समझ ही नहीं आ रहा था, जो यंगर नेशनलिस्ट हैं, तो उनको ये लगा कि अभी मास रेवोल्यूशन तो इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए. दे गॉट इंस्पायर्ड बाय आयरिश नेशनलिस्ट्स या फिर रशियन निहिलिस्ट, और उन्होंने ऑप्ट किया फॉर इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन. इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन किस टाइप का, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग असैसिनेशंस ऑफ अनपॉपुलर ऑफिशियल्स और ट्रेटर्स और इन्फॉर्मर्स. ठीक है, कंडक्टिंग स्वदेशी डेकॉइटीज. उससे क्या करते थे, ये रेस फंड करते थे फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. समझ रहे हैं, डेकॉइटीज करने के बाद ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए फंड्स इकट्ठा करते थे. वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर क्या हुआ वो हम देखेंगे. आइडिया क्या था. आइडिया था टू स्ट्राइक टेरर इन द हार्ट्स ऑफ रूलर्स. रूलर्स को ये बता देना, उनको बता देना कि हम डरते नहीं हैं और हम आपसे डरते भी नहीं हैं. ठीक है, फियर ऑफ अथॉरिटी लोगों के दिलों से हटा देना, कि लोगों के मन में अथॉरिटी का कोई फियर ना रहे. ठीक है, और अपील करना चाहते थे ये पेट्रियोटिज्म, स्पेशली यूथ के पेट्रियोटिज्म को अपील करना चाह रहे थे, इंस्पायर करना चाह रहे थे लोगों को. समझ गए आप. दूसरी बात यह है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो फेल हो गए टू आइडियोलॉजिकली काउंटर रेवोल्यूशनरीज. क्योंकि वो क्यों फेल हो गए काउंटर करने को रेवोल्यूशनरीज को, क्योंकि वो एक डिफरेंस नहीं बता पा रहे थे बिटवीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन मासेस एंड वन बेस्ड ऑन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल. आप समझ रहे हो कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने मास रेवोल्यूशन, जो कैपेसिटी ऑफ मासेस है उसमें बिलीव किया. ठीक है, मासेस को सैक्रिफाइस के लिए आगे बुलाया. लेकिन एक्सट्रीमिस्ट, जब यूथ ने इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन करना शुरू किया तो एक्सट्रीमिस्ट उनको काउंटर नहीं कर पाए. वो कभी जवाब ही नहीं दे पाए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एक्शन एंड इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन. आप समझ रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन करते हैं, इंडिविजुअली किसी को असैसिनेट करते हैं, तो चांसेस ऑफ यू बीइंग कॉट एंड गिवन अ पनिशमेंट इज मच हायर, राइट. बट अगर ये चीज एक मास एक्शन होती तो किसी इंडिविजुअल पे शायद क्वेश्चनिंग होना टफ हो जाता. ठीक है, तो ये वायलेंट एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्शन और जो मास वायलेंस है उस पर डिफरेंस नहीं बता पाए. अब हम करेंगे सर्वे ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. सबसे पहले हम करेंगे बंगाल. हर वक्त हम जब भी पढ़ते हैं बंगाल आगे रहता है. बंगाल से हमारे पास बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई, तो वील रीड वन बाय वन. ओके, तो जो बंगाल की स्टूडेंट कम्युनिटी थी वो ऑलरेडी सीक्रेट सोसाइटीज उसमें बहुत थी 1870s से, बट वो कभी एक्टिव नहीं थी. लेकिन जो फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप ऑर्गेनाइज होता है वो 1902 में ऑर्गेनाइज होता है इन मिदनापुर. ठीक है, ये होता है जनेंद्रनाथ बसु के अंडर में ऑर्गेनाइज इन कैलकाटा. इसका नाम है अनुशीलन समिति. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जनेंद्रनाथ बसु ऑल्सो एंड अनुशीलन समिति ऑल्सो. ओके, इनके जो और साथी थे उनका नाम था जतेंद्रनाथ बैनर्जी जी, प्रमोता मित्तर जी एंड बरिंद्र कुमार घोष जी. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये आपको याद रखने हैं. अनुशीलन समिति से रिलेटेड पीपल यू हैव टू रिमेंबर. वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट.
1906 में क्या होता है, इसका एक इनर सर्कल फॉर्म होता है, ओके, बाय बरिंद्र कुमार घोष जी एंड भूपेंद्र नाथ दत्त जी। आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं। इनर सर्कल ऑफ अनुशीलन समिति बनता है बाय बरिंद्र कुमार घोष जी एंड भूपेंद्र नाथ दत्त जी। तो यू हैव टू रिमेंबर बीबी, ओके। इसका नाम है, और वो मिलके स्टार्ट करते हैं युगांतर, जो एक वीकली है, ठीक है, डन। जो युगांतर है, इट वॉज नोन फॉर एडवोकेटिंग वायलेंट एक्शंस, राइट। युगांतर की आइडियोलॉजी क्या थी? युगांतर की आइडियोलॉजी थी कि रेमेडी लाइज विद पीपल। वो ये बोल, एग्जैक्ट कोड जो है वो है, द रेमेडी लाइज विद पीपल, द 30 करोड़ पीपल इनहैबिटिंग इंडिया मस्ट रेज देयर 60 करोड़ हैंड्स टू स्टॉप दिस कर्स ऑफ ऑपरेशन, फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स। समझ रहे हो आप यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स। ये थी आइडियोलॉजी ऑफ युगांतर। तो एक तरीके से दे वर एडवोकेटिंग वायलेंट एक्शंस, राइट। राज बिहारी बोस जी और सचिन सान्याल जी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। आपके प्रीलिम्स में इनसे रिलेटेड सवाल आ चुका है, आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऑर्गेनाइज की सीक्रेट सोसाइटी पंजाब में, दिल्ली में, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, राइट। और कुछ जो और लोग थे जैसे हेमचंद्र कनुंगो जी, वो अब्रॉड गए मिलिट्री और पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। राज बिहारी बोस जी वेरी इंपॉर्टेंट, सचिन सान्याल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1907 में आपको एक बात याद रखनी है। 1907 में युगांतर ग्रुप ने एक अबॉर्टिव एक्शन अटेम्प्ट किया ऑन द लाइफ ऑफ सर फुलर। सर फुलर एलटी गवर्नर थे फ्रॉम ईस्टर्न बंगाल। एक्चुअली वहाँ वो जॉब छोड़ चुके थे उस वक्त तक, लेकिन दैट इज हाउ यू नो हिम, ठीक है। इनफेमस थे काफ़ी। दूसरी बात है, तो आपको सर फुलर का नाम याद रखना है सबसे पहले, तो अबॉर्टिव एक्शन अगेंस्ट हिम। सेकेंड आपको याद रखना है 1907 में ही सर एंड्रू फ्रेजर, ठीक है। एंड्रू फ्रेजर के अगेंस्ट भी उन्होंने उनकी जो ट्रेन है उसको डीरेल करने की कोशिश की। ये युगांतर ग्रुप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फुलर, एंड्रू फ्रेजर, ठीक है। अब हम एक और जो चीज़ पढ़ते हैं, यहाँ पे दो लोगों के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज प्रफुल्ल चकी एंड खुदीराम बोस। इन दोनों ने दे थ्रू अ बॉम्ब एट किंग्सफोर्ड, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। इसके लिए खुदीराम बोस जी को हैंग कर दिया गया था, और प्रफुल्ल चकी जो थे उन्होंने ही शॉट हिमसेल्फ, ठीक है। और ये जो किंग्सफोर्ड थे वो एक जज थे, ठीक है। ही वॉज अ सेडिस्टिक जज, बहुत ही उन्होंने जो एक्टिविटीज थी उनकी काफ़ी सेडिस्टिक थी, तो इसलिए उनके अगेंस्ट इन्होंने ये एक्शंस किए थे, ठीक है। अब हम आते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। इसको आप मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी या फिर मुरारी पुकूर कॉन्स्पिरेसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुरारी पुकूर कॉन्स्पिरेसी या मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी या अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस किससे रिलेटेड है? आपके अनुशीलन। यहाँ पे एग्जैक्टली दो आपको घोष ब्रदर्स का नाम यहाँ पे पता करना है, दैट इज औरोबिंदो घोष एंड बरिंद्र कुमार घोष जी, ठीक है, रिलेटेड टू अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ओके। यहाँ पे ऑफ कोर्स जब घोष ब्रदर्स ने ये एक्टिविटी की तो उनको चार्ज किया गया विद वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग। आप समझ रहे हैं कितना सिडिशियस ये चार्ज उन पे किया गया है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग, ठीक है, इस पे चार्ज किया गया। लेकिन जो औरोबिंदो घोष जी थे उनको चितरंजन दास जी ने डिफेंड किया। चितरंजन दास जी कौन थे? आगे चल के आप बहुत सारी जगह पे इनके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने बहुत लोगों को, बहुत सारे नेशनलिस्ट को डिफेंड किया, और औरोबिंदो घोष जी उनमें से एक थे जिनको चितरंजन दास जी ने डिफेंड किया, ठीक है। बट बरिंद्र कुमार घोष जी जो थे उन्होंने और उलास्कर दत्त जी ने, दे वो बॉम्ब मेकर्स और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, तो उन्हें वो डिफेंड नहीं कर पाए थे, ठीक है, और वो प्रिजन में थे। नाउ वी कम टू अनदर पर्सनैलिटी जिनका नाम है नरेंद्र गोस्वामी। हो सकता है आज की क्लास आपके लिए थोड़ी हैवी हो, क्योंकि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज दोनों बार जब भी आएगी, आफ्टर स्वदेशी एंड आफ्टर एनसीएम, इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल हैवी, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल है, बट वी आर गोइंग स्लो
एंड डोंट वरी, आपको कुछ जो पर्सनैलिटीज़ है वही याद रखनी है, डोंट वरी अबाउट इट, बी चिल। नरेंद्र गोस्वामी जो है वो एक्चुअली ही टर्न्ड अप्रूवर ऑफ द क्राउन, ठीक है। तो उनके जो को अक्यूज थे सत्येंद्र बोस जी और कन्हैयालाल दास जी, उन दोनों ने मिलके नरेंद्र गोस्वामी को दे शॉट हिम। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई सिंपथाइजर बन रहा था क्राउन का तो दैट पर्सन ऑल्सो वॉज शॉट, उसको भी फॉरगिव नहीं कर रहे थे रेवोल्यूशनरीज। जो भी टर्न कर रहा था टुवर्ड्स द क्राउन अगेंस्ट इंडियंस, उनको भी वो भी दुश्मन बन रहा था अब, ठीक है। डाका अनुशीलन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पुलिनदास जी का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। और 12 डेकॉइटी जो है वो इन्होंने ही कंडक्ट कराई थी, डाका अनुशीलन ने अंडर पुलिन दास जी, ठीक है। सचिन सान्याल और राजबिहारी बोस के बारे में मैंने आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वाइसरॉय पे ही बॉम्ब अटैक कर दिया। आप समझ रहे हो, मैंने आपको पिछली बार जब हम मॉले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया वाइसरॉय की क्या पोजीशन होती है। उसके पहले भी हमने पढ़ा डिफरेंट जो काउंसिल एक्ट्स आए उसके पहले। पॉलिटी में भी हम अपने फर्स्ट चैप्टर में जब भी एक्ट्स करेंगे, जो मॉडर्न इंडिया के एक्ट्स हैं, जब हम करने वाले हैं उसको, तो हम देखेंगे वाइसरॉय की पोजीशन क्या है। तो वाइसरॉय पे ही बॉम्ब अटैक किया, ठीक है। तो इसके बाद उन पे जो ट्रायल हुआ उसका नाम है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल, ठीक है, जिसमें से राज बिहारी बोस जी जो हैं वो एस्केप कर गए, ठीक है, वो चले गए वहां से। आगे चल के राज बिहारी बोस जी के बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलने वाला है कि उन्होंने जाने के बाद आगे चल के क्या किया, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न अनुशीलन के बारे में। वेस्टर्न अनुशीलन अभी इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है विच इज जतेंद्र नाथ मुखर्जी, ठीक है। जतेंद्र नाथ मुखर्जी या फिर बागा जतिन, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ओके। तो वील गो स्लो। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो युगांतर पार्टी है या युगांतर पार्टी है, उन्होंने क्या किया, एक अरेंज किया सिस्टम कि वो जर्मन आर्म्स और अम्यूनिशंस जो हैं वहाँ पे जो जर्मन सिंपथाइजर्स हैं उनके थ्रू वो इंडिया बुलाएं। और जतिन जी जो हैं ही आस्क्ड राज बिहारी बोस टू टेक चार्ज ऑफ अपर इंडिया। और इन लोगों ने क्या सोचा, ये ऑल इंडिया इंसरेक्शन करेंगे। इसको इन्होंने जर्मन प्लॉट का नाम दिया, जर्मन प्लॉट या फिर जिम्मेरमान प्लान का नाम दिया, ठीक है। इसमें इन्होंने प्लान किया कि ये अपराइजिंग स्टार्ट करेंगे और सीजर करेंगे फोर्ट विलियम्स का, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। जो रेवोल्यूशनरी है उनका प्लॉट हो गया लीक, ठीक है, प्लॉट हो गया लीक। जब वो बागा जतिन जी वेट कर रहे थे बालासोर में फॉर द डिलीवरी ऑफ जर्मन आर्म्स, तब किसी ने उनकी लोकेशन बता दी पुलिस को एंड जर्मन प्लॉट फेल्ड। जतिन मुखर्जी वॉज शॉट डेड एंड ही डाइड अ हीरोज डेथ इन बालासोर on the Odisha's coast in September 1915. So we lost him in 1915. He was shot dead. ठीक है। अगर आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर्स जो हैं जो या फिर जर्नल्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, वो है संध्या, ओके, युगांतर, ओके, एंड ये दोनों आपके बंगाल में थे, और एक था कल इन महाराष्ट्र, ओके। सो दिस इज द स्टोरी। बागा जतिन जी के बारे में अगर आपको एक और चीज़ मैं बताऊं तो उन्होंने एक कोट बोला था जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं व्हाट हिज आइडियोलॉजी वाज, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी ही वाज। एंड इनका कोट था, वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन, ओके। सो वी एंड टुडे सेशन विद दिस कोट। अगली क्लास में हम महाराष्ट्र एंड देन देयर ऑन वील डू पंजाब एंड आफ्टर दैट द गदर पार्टी एंड दैट विल बी इट, ओके। ऑल द बेस्ट एंड स्टडी वेल।